देखिए बच्चों, आज हम लोग गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुप्त डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में देख भी लेंगे, पूछे भी क्वेश्चन गए हैं। और इसी गुप्त के साथ गुप्तोत्तर वाला भी टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो गुप्त और गुप्तोत्तर दोनों टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। और आपको एक काम करना है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो गुप्त और गुप्तोत्तर टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं आराम से। आज केवल इस पर किसकी चर्चा होगी? क्वेश्चन आंसर की। और क्वेश्चन आंसर करने में तभी इंटरेस्ट आता है जब आपने उस टॉपिक को कायदे से पढ़ा है। हालांकि यदि आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप क्वेश्चन आंसर देखिए, कुछ ना कुछ आपको तैयारी होगी। और जो पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े, नोट डाउन जरूर करेंगे। कुछ नई चीज़ें मिले, जैसे हम लोगों ने देखा पिछले टॉपिक में मौर्योत्तर में, जैसे आपको नया चीज़ देखने को मिला, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। नई चीज़ देखने को मिली इक्ष्वाकु वंश, जो ये तो जानते थे सातवाहन वंश के बाद आता है। सातवाहनों के सामंत थे। किसका इन्हें किस नाम से आता? श्री पर्वती वंश के नाम से इनको फेमस, ये श्री पर्वती वंश के नाम से भी इनको जाना जाता था। किसको? इक्ष्वाकु वंश को। और इक्ष्वाकु वंश के भी संस्थापक श्री शांतमूल, ये नाम आया था जिक्र। क्लियर? तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं बच्चों, उनको हम लोग बिना देखे या रिवाइज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। बिना देखे नहीं रह सकते हो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा उससे। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों फटाक से। लगभग अच्छे खासी संख्या में 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है ये। गुप्त और गुप्तोत्तर एक ही साथ मिला हुआ है। देखते हैं, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सरल तैयार लगभग करना है। ये 319 से 500 ईस्वी तक। देखिए कहीं कहीं आपको 275 से 550 एडी तक मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। 275 से 550 एडी दोनों बातें लगभग क्या है? सही हैं। ठीक, और ये लगभग आसपास जा रहा है। ये चूंकि जो श्रीगुप्त से देखा जाए तो 275 से मिलेगा स्टार्ट, और जो देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम से तब का से 319 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, गुप्त ने 275 से, देखो लिखा भी है, 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा गुप्त नरेश था जिसने महाराजाधिराज की सबसे पहले उपाधि धारण की थी? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका टाइम पीरियड दिमाग में रखिएगा, 319 से 335। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शासन में किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया? प्रवरसेन प्रथम। देखिएगा, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक वंश, ठीक है, का शासक था प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। प्रवरसेन प्रथम जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रवरसेन प्रथम किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। और प्रवरसेन प्रथम किसका पुत्र था? विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, तो वाकाटक वंश का जो है शासक प्रवरसेन प्रथम, और ये भी लिख लिया कहीं, विंध्य शक्ति का पुत्र। फिर देखिए अगला जो प्रवरसेन द्वितीय आता है उसका बारे में लिखेगा। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने किसकी रचना की? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को। क्लियर? देखो, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है। उसमें समुद्रगुप्त की वीरता विजयों से मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्योंकि नेपोलियन विदेशी कोई संज्ञा देगा कि नेपोलियन से इनकी तुलना करेगा, उससे प्रभावित होगा नेपोलियन से। जो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जानते ही हैं आप? समुद्रगुप्त को। बताते समुद्रगुप्त ने कभी हार का सामना नहीं किया। दक्षिण में भी कई राज्यों को जीता था, पूर्व में भी जीता था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा था जानते हैं? समुद्रगुप्त हो गया। निम्नलिखित में किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का भी अन्य नाम था, देवगुप्त भी था। ठीक है, फिर गुप्त शासक इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का एक अन्य नाम था देवगुप्त। उनके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। तो देवगुप्त हो गया, देवराज हो गया, देवश्री हो गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम है। चंद्रगुप्त प्रथम का नाम जानते हैं आप? महाराजाधिराज। वह प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी जानते हैं? कौन था? समुद्रगुप्त इन्होंने दिया है। परम भागवत की उपाधि कौन धारण कर रहा है? समुद्रगुप्त। देखिए इन्होंने नालंदा, एक सेकेंड,
नालंदा और गया के ताम्रों पत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ज्ञातव्य कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को भी बताया गया है। देखिए दिक्कत है इस क्वेश्चन में। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय को माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त को माना है। देखिए परम भागवत की उपाधि वैसे हमने भी पढ़ा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दी गई थी, और लोक सेवा आयोग उसी को चूंकि मान रहा है तो आप भी उसमें ही रहिए। लेकिन आप दिमाग में रखिएगा यदि चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं मिलता तो किसको रखोगे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आपको यूजीसी का तो पेपर दे नहीं रहे हो, आप किसका दे रहे हो? लोक सेवा आयोग का। जो वो माने वो ज़्यादा उचित मानो। ठीक है। हाँ, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक का नाम जानते हैं कौन था? महेंद्र। प्रयाग से कौशल के शासक का क्या नाम? देखो उस दिन में क्या करता, जो राज्य हैं बहुत सारे उनके राजाओं के नाम, तो एक एक नाम भी कहीं मिल जाए तो याद करते चलेगा। प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तक उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोचा अनुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। तो एक लिख लेगा, ग्रहण मोचा अनुग्रह नीति, ग्रहण मोचा मोक्षानुग्रह नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, इसको लिख लो चाहे, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों को स्वतंत्र कर दिया। दक्षिणापथ के राज्यों को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। दक्षिणापथ के राज्यों को स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए जो है आपका, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति किस गुप्त शासक ने शुरू की थी, या किस गुप्त शासक ने इस नीति के द्वारा जो दक्षिणापथ के राज्यों को स्वतंत्र किया था? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ में निम्नलिखित, और कौशल के राजा कौन थे? कौशल के राजा लिख लेगा उस समय कौन थे? महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जानते हैं किसका लेख मिल रहा है? जहांगीर का। अभी अकबर के काल में जहांगीर उसको लाया था। ठीक है, कौशाम्बी से इलाहाबाद। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। जानते ही हैं आप, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने। कनिंगम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवा कर इलाहाबाद के किले में क्या किया था? स्थापित करवाया था। तो कॉमन सी बात है, अकबर ने कौशाम्बी से मंगवा कर इसे इलाहाबाद में स्थापित कराया। कौन स्थापित करने के लिए गया था? जहांगीर। ठीक, तो इस पर जहांगीर का एक लेख है, रानी का भी लेख है। अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों का संग भेद रोकने के लिए निर्देशन भी उत्कीर्ण है। ठीक, तो जहांगीर का एक लेख है, रानी का भी अभिलेख है। ठीक है। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। लिखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नेपोलियन हो गया, परम भागवत यूजीसी ने बताया है अपने अनुसार। और ये पृथ्व्या प्रथम वीर, पृथ्व्या प्रथम वीर, ये किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। पढ़े आगे देखिए, इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्त राज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवक ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ऐसी उपाधियाँ पूछी जा रही है, मूल्यांकन से बाहर करना पड़ा था, उनको ढूंढे नहीं मिल रहा है कौन से। फिलहाल के लिए आप रख लीजिएगा, पृथ्व्या जो है प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की है। ठीक है। फिर आइए, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल बात सही है। उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की, जानते हो विशाख दत्त ने की थी। ये तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो एक तो सही है। फिर वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, बिल्कुल है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 क्या है? सही है, बाकी गलत है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है। इसमें गुप्त वंशी शासक रामगुप्त की जानकारी, किसकी जानकारी? देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है। अंततः स्पष्ट है कि 1 और 3 सत्य जबकि 2 असत्य है, लेकिन जानकारी आपको कौन मिली है? देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? विशाख दत्त की है। और उसमें किस वंश की जानकारी? गुप्त वंश के, वो भी किस राजा की? रामगुप्त, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी थी। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोप, ये आपके दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं। इनको आप याद ही करो, ज़्यादा सही है। धनंजय लिस्ट ही लिख लो, इसको लिस्ट को लिखो। धनंजय कौन है? पुस्तलपुर। जो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे उस समय?
धनंजय लिख लेगा कुस्तलपुर। नीलराज कौन है? अवमुक्त है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट डिट्टो दे देता है, डिट्टो मान लीजिए यही सेम सेम दे दिया रिपीट कहीं, तो तब भी ना पढ़े हो वहाँ कर पाओ तो गड़बड़ हो जाता है। फिर एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं प्रीवियस ईयर में, अभी आएंगे जो बताएंगे बीच में। धनंजय कुस्तलपुर, धनंजय कैसे भी याद रखो, दक्षिण भारत का एक राज्य था कुस्तलपुर, उसके जो समकालीन नरेश थे कौन थे? धनंजय। कुस्तलपुर के धनंजय, अवमुक्त के कौन थे? नीलराज। कुस्तलपुर, कुस्तल के धनंजय, अवमुक्त के नीलराज, और पलक्का के कौन थे? उग्रसेन, और कांची के कौन थे? विष्णुगोप। तो कांची, विष्णुगोप, पलक्का के उग्रसेन, और आपका अवमुक्त के कौन है? नीलराज हैं, और जो कुस्तलपुर है, कुस्तलपुर के कौन है? धनंजय। कुस्तलपुर कौन? धनंजय। बिना देखे एक बार बताइएगा, कुस्तलपुर धनंजय, अवमुक्त के कौन है? नीलराज, पलक्का के कौन है? कांची के तो विष्णुगोपा है, पलक्का के कौन? उग्रसेन। याद रखेगा। आगे बढ़ रहे हैं, और अभी पढ़े थे कौशल के कौन थे? महेंद्र थे। ठीक है, तो याद रखेगा, कौशल के महेंद्र, कुस्तलपुर के धनंजय, कांची के विष्णुगोपा, पलक्का के उग्रसेन, और अवमुक्त के नीलराज। ठीक है, याद रखेगा। ये कठिन क्वेश्चन यही फंस जाते हैं कभी कभी। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की। जानते हैं उस पर चंद्र का मतलब बताया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किसके बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। फिर आइए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता समाप्त की? बड़े भाई की हत्या कर सत्ता समाप्त की कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रामगुप्त की हत्या करके सत्ता समाप्त की थी। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। क्लियर? लेकिन इसके भी कई सारे कारण थे इसमें। ठीक है, हाँ, ध्रुव देवी को जो है शक शासक लोग उसमें इंटरफेयर करते थे, लिए गए थे, तो उनको बचा के भी लाया था। इस चक्कर में किसकी हत्या की थी? रामगुप्त की भी। ठीक है, चलिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? जानते हो कौन था? गुप्त ही। जानते हैं, जो है भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है। क्लियर? फिर हम लोग देखें, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा, देश के ऊपर से कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को क्या कर दिया? तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी की ईस्वी के अंत, 6वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों में हूणों ने क्या कर लिया? कब्जा। तो गुप्तों के पतन का एक मेन कारण क्या था? हूणों का, जो हूणों द्वारा कब्जा करना है, हूणों का आक्रमण। आक्रमण तो स्कंदगुप्त के समय कर रहा है, स्कंदगुप्त इसको पराजित कर देता है, लेकिन आगे के राजा ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। क्लियर? आइए अगला, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्लियर? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने। भीतरी अभिलेख में जानकारी, भीतरी अभिलेख है कहाँ पे? गाजीपुर। कहाँ पे भीतरी अभिलेख? गाजीपुर। फिर आइए, गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया था, जानते हैं स्कंदगुप्त, बार बार वही आ रहा है। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? किसने? स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है स्कंद ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी अभिलेख में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में सैयदपुर तहसील में भीतरी नामक अभिलेख से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिससे वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। ये याद रखेगा, जो आपका भीतरी अभिलेख है केवल हूण और स्कंदगुप्त के युद्ध की जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि स्कंदगुप्त और पुष्यमित्रों के भी युद्ध की जानकारी देते हैं। दिमाग में रखिएगा। जैसे रविकीर्त का एहोल अभिलेख, उसमें केवल पुलकेशिन द्वितीय और रविकीर्त की ही जानकारी नहीं है, बल्कि इसकी भी है, कालिदास का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगला आइए, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? हूण आक्रमण था कि नहीं था? देखो, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। प्रशासन का सामंती ढांचा भी बहुत था, कारण, बड़ा कारण था। फिर उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी था। कौन नहीं था? अरब आक्रमण। ये सब मैंने लिखा है पॉइंट्स, याद कीजिएगा, मैंने सब बताए थे पॉइंट्स। ठीक है, तो कौन है? डी वाला। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको शक विजेता जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्रा सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या कर दिया? परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का क्या कर दिया? उन्मूलन किया था। तो दिमाग रख सकते हो, अंतिम राजा कौन शक थे? रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित कर दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
फिर शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को एक अन्य उपाधि सकार भी दी जाती है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख जो मिलता है, चंद्र नाम से उल्लेख मिला है कहाँ पे, कौन से अभिलेख में? भीतरी अभिलेख नहीं, अभिलेख भी नहीं है। वो कौन है? लोहे का स्तंभ कुव्वत इस्लाम मस्जिद के पास, बहुत फेमस है। उसमें उल्लेख किसका? चंद्र नाम से उल्लेख मिल रहा है। लौह स्तंभ है, बताइए। उसी में वर्णन चंद्र का भी है। और चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो शक राजा अंतिम कौन है? रुद्र सिंह द्वितीय को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। शकों को पराजित करने इनका नाम क्या था? सकार भी मिलता है। वो बताइए आप लोग। अब वो स्तंभ बहुत फेमस है, दिल्ली में स्थित है। रजत सिक्के जिसमें विष्णुपद पर्वत पर ध्वजा पताका फहराई थी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था जानते हैं? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुकरण मुद्राओं का ही अनुकरण कर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, शकों को पराजित करके चलाया था। और अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड था। ठीक है, याद रखेगा। और रूपक नाम का चांदी का सिक्का भी गुप्त काल में चलाया गया था। और गुप्त काल में चांदी का पहला सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल है, रजत मुद्राएं तो हैं। ठीक है, फिर आइए, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अब ये ऐसे फैक्ट हैं तो लगभग हमारे हिसाब से सही हो सकता है। देखते हैं अभी। पहला तो पक्का सही लग रहा है। ठीक है, कौन है? 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। तो पहली बात क्या है? तो शकों को पराजित करने के बाद उसने कौन सिक्के चलाए? रजत सिक्के चलाए। तो शकों को पराजित करने की पुष्टि एक रजत सिक्कों से भी हो रही है। दूसरी बात, जो इनका रजत सिक्का है वो कितने ग्रेन का है? 33 ग्रेन का। कुछ क्वेश्चन तो आपको अलग से मिलेंगे, उसको नोट डाउन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कब आया है एग्जाम के, उसको भी देखते चलिएगा। ये आ रखेगा, बस आप ये लिख लो, वो तो पता ही है आपको। मुद्राओं की तौल लगभग लिखेगा। शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए रजत सिक्कों की तौल, शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी, या 33 ग्रेन थी। कितनी थी? 33 ग्रेन। याद रखिएगा, सिक्कों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो 2022 पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, आइए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जानते ही होंगे। किसके शासन में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सही है? कुमार गुप्त के आगे कौन है? मंदसौर अभिलेख सही है, बिल्कुल। पत्तिक तक्षशिला अभिलेख बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रभावती गुप्ता, बच्चे प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश संबंधित है। उदयगिरी गुफा तो किससे संबंधित है? चेदी शासक खारवेल से संबंधित है। तो ये वाली बात गलत हो गई। समुद्रगुप्त का अरण अभिलेख तो सुमेलित नहीं है। कौन सी? देखिए इसमें अरण अभिलेख का समुद्रगुप्त तो कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख इसी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख। ये देखो अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेगा। विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर लिखेगा, विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर दसपुर अभिलेख। इसके लिखे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर दसपुर अभिलेख। देखो दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है। लिख लेगा दसपुर अभिलेख। मंदसौर हम लोग पढ़े थे, अब देखो दसपुर एक नई चीज मिल रही है। ठीक है, तो मंदसौर जो है जानते हैं किसके समय का है? कुमार गुप्त, विल्सण कुमार गुप्त। ठीक है, हाँ। तो दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, और इसको ब्रैकेट में लिखा है मंदसौर अभिलेख। यह गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें तत्कालीन लाट देश के रेशम व्यापारियों को दसपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। तो वही है, मतलब व्यापारियों संबंधित है, प्रचार प्रसार के हिसाब से, तभी कहा जाता है विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर किसे जाना जाता है? दसपुर अभिलेख को। ऐसे कौन सा अभिलेख कहा जा रहा है? मंदसौर अभिलेख भी। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कुमार गुप्त का। फर्स्ट, कुमार गुप्त का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है।
प्रस्तुति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वही साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना था मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वस्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। तो एक चीज लिखेगा, मंदसौर प्रशस्ति की रचना, मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर प्रशस्ति है, लेकिन लिखिएगा मंदसौर अभिलेख ना मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्ट ने की और कुमार गुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इसमें है। कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन, मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्ट ने की, इसमें वर्णन किसका है? कुमार गुप्त प्रथम का वर्णन है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से, देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन, देख लो थोड़ा सा, देखो कितना रिपीटेड है। देखिए एक चीज, ये आया है 2021 में पीसीएस से। देखिए एमपी पीसीएस किसमें आया है क्वेश्चन? कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के दौरान? दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख का ही जिक्र किसमें कर दिया गया है? आगे चल के किसमें किया जा रहा है? सबसे इसका पहला उल्लेख कब किया गया था? 2019 में ही हो चुका था। दसपुर अभिलेख का वर्णन किसमें मिल चुका था और आगे किसमें आ गया? एमपी पीसीएस के 2021 में ही। ठीक है, मंदसौर चूंकि एमपी में ही है, पड़ता है, तभी मंदसौर अभिलेख का ही बार बार पूछ रहे हैं। अपने यूपी में लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी किसमें मिल रही है? मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख। क्लियर? चलिए, प्रथम विज्ञापन संबंधित मानाता अभिलेख, ठीक, इसमें सूर्य मंदिर, इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रानियों वाला, ये खंड शिक्षा अधिकारी का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दो पत्नियां थी, एक कौन थी? कुबेर नागा, एक कौन थी? ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी तो है नहीं, तो इसमें कौन हो गई? कुबेर नामा, एक कुबेर नागा। फिर समुद्रगुप्त की जो पत्नी हो गई, कौन हो गई? कुमार देवी हो सकती हैं। ठीक है, अब कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त बच रहे हैं। देखिएगा 2 और 3, दत्ता देवी हैं क्या? इसमें देख लीजिएगा 2 3, तो कौन? एक सेकेंड, 3 है, बी का 3 है, सी का 2, बी का 3, एक सेकेंड, बी का 3, सी का 2, सी का पहले पक्का करो। ये तो समुद्रगुप्त का भी डाउट है, ये नहीं रखिएगा। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी का 2 देखो, सी का 2 देखो, सी के 2 वाले 2 ऑप्शन हैं, ये है। अब हम लोग देखें, ए का 3 इसमें दिखा रहा है, चंद्रगुप्त का कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, सही है। याद कीजिए, मैंने लिखाया भी होगा, ये किससे जुड़ी हुई थी? शायद लिच्छवियों से इनका जुड़ा मामला है, लिच्छवियों से। ठीक है, तो कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? कुमार देवी हो गई। फिर कौन है? बी वाला कौन है आपका? पर कौन आ रहा है? समुद्रगुप्त, कौन हो गई? दत्ता देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन हो गई? कुबेर नागा। और दूसरी पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। और कुमार गुप्त की कौन है? अनंत देवी। एक लाइन लिख लो, ये पुरानी वाला लिख लो, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, फिर से कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ना कुमार देवी और कुबेर नागा और दत्ता देवी एक तरफ लिखो, चंद्रगुप्त प्रथम, सीक्वेंस भी उसने दिया है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आता है? कुमारगुप्त प्रथम। लिखा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सामने, चंद्रगुप्त प्रथम के सामने लिखिएगा कुमार देवी, और समुद्रगुप्त के सामने लिखिएगा दत्ता देवी, दत्ता देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने लिखिएगा कुबेर नागा और ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने लिखिएगा कुबेर नागा और ध्रुव देवी। कुबेर नागा और कौन? ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त के सामने लिखिएगा कुबेर नागा और ध्रुव देवी। और कुमार गुप्त के सामने लिखिएगा अनंत देवी। लिखा? क्लियर? तो ये भी दिमाग में रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम, अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा और ध्रुव देवी। और समुद्रगुप्त के कौन है? दत्ता देवी। और जो आपके चंद्रगुप्त के हैं कौन? कुमार देवी। अगला, ईसा की 3वीं शताब्दी से ताकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अत्यधिक निर्भर हो गए किस पे? दक्षिण एशिया व्यापार पे। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन ये भी था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक से पत्तन संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। क्योंकि उत्तर पूर्व में कौन था? खासकर उत्तर पूर्व में बंगाल साइड में कौन सा आपका बंदर का था? ताम्रलिप्ति। ठीक है, और भृगुकच्छ वाला कहाँ था? भड़ौच कहाँ था? पश्चिम का था। ठीक, फिर एक देखिए, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ या भड़ौच था। उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था।
गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार पूर्वी एशिया से होता था। इस काल के प्रमुख बंदरगाह ताम्ली थी, परंतु अन्य बंदरगाहों में से भड़ौच है, कल्याण है, काम्बे आदि से भी उत्तर व्यापारिक व्यापार होता था, परंतु प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त ताम्रलिप्ति ही होगा। क्लियर? तो याद रखेगा गुप्तों का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। किससे होता था? ताम्रलिप्त से होता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? देखो, ताम्रलिप्ति भी हो सकता है, भड़ौच भी हो सकता है, तो इन्होंने क्या लगा दिया? उपयुक्त एक से अधिक। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के अपने आरंभिक सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अत्यंत उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को क्या कर दिया? सुगम बना दिया। यही सही हो सकता है। कौन हो गया? लिखा क्या है? भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संपर्क बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। समझ रहे हो? भारत दक्षिण पूर्व एशिया से अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण था बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाएं द्वारा समुद्री यात्रा क्या था? सुगम था। तभी वहां दक्षिण पूर्व एशिया से आराम से क्या कर लेते थे? व्यापार कर लेते थे। अच्छा क्वेश्चन ये भी था। आइए, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लियर? देखते हैं श्रेणी वाला मामला क्या है। हाँ, देखते हैं क्या श्रेणी का मैटर है। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी कि नहीं? और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। बिल्कुल होता था। क्लियर? नहीं होता था, राजा इनका कभी प्रमुख नहीं हुआ है। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। प्रशासनिक स्तर पर राजा इनका प्रमुख होता था। कोई भी इनका प्रमुख राजा नहीं होगा। तो ये वाला गलत हो गया पहला। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल बात क्या है? सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। बिल्कुल क्या है? सही है। तो 2 और 3 क्या है? सही है। बाकी क्या है? गलत है। तो कौन हो गया? सी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। जो है संगठन व्यापारियों और उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम इत्यादि होते थे। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफी महत्व प्राप्त था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किसके लिए फेमस थे? बच्चों याद रखेगा, वस्त्र उत्पादन के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे याद रखेगा। गुजरात है, बंगाल है, और आपका कौन है? दक्कन है, और कौन है? तमिल है। ऐसे बनाया गया। ये कोना, बीच वाला, फिर ये वाला कोना। ठीक, गुजरात, बंगाल, तमिल और कौन? दक्कन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल में? वस्त्र उत्पादन के लिए। ठीक, याद रखेगा। प्रसिद्ध विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षा की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। एक आर्य राजकुमार, एक कबीली महिला की प्रेम गाथा के बारे में। 2 आर्यों नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, कॉमन सी बात है। मुद्रा राक्षस का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, आइए यहीं से है कि नहीं? हाँ, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता था? वैश्य को। देखो, एक क्वेश्चन आया है 2018 में। सार्थवा क्या होता है? व्यापारियों के काफिले। और व्यापारियों का संबंध किससे है? किससे है? वैश्य से है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज राइट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन जो इधर क्लियर? अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता था? आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना जाएगा? सुश्रुत जाना जाएगा। कौन जाना जाएगा? सुश्रुत। क्लियर? अब इसमें देखो, सुश्रुत का भी सवाल है, इसमें कोई ऑप्शन ही फिर नहीं है। अब 600 ईसा पूर्व माना जा रहा है सुश्रुत को, तो ये भी देखते हैं क्या मामला है। सुश्रुत
को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है या काशी के रहने वाले हैं, इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है, तो बिल्कुल मामला खत्म हो जाएगा, तो मौर्य में भी चले जाएंगे। सौनक ऋग्वेद का कौन होंगे? शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार हैं। अब जब कोई मिला ही नहीं हम लोगों को सौनक और ये सब, तो कौन सा लगा रहे हैं? सुध लगा रहे हैं। जब कोई तो लगाना मान लीजिए, तो किसको, कोई भी मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं डॉक्टर वाला कोई है, तो कौन है? ठीक, चलिए। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। धन्वंतरी थे मेन उस समय, ठीक है। तो 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है। सुश्रुत के मान्यता 600 BC से 1500 BC से करीब 1000 वर्ष का बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? अब देखो, वही बार बार क्यों रख रहे हो? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो, एक बार इन्होंने किसको माना है? देखो, एक किसको माना है? सुश्रुत को ही मान लिया है, जिसने लगाया होगा उसको टिक कर दिया गया है, सही। फिर आइए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? भास्कराचार्य का नहीं है। धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत हैं। भास्कराचार्य तो आपके खगोलज्ञ जो एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर थे। कौन? भास्कराचार्य, ठीक है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, जबकि भास्कराचार्य खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ भी थे। कह सकते हो खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक मैंने बताई थी, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। लीलावती भी सिद्धांत शिरोमणि से संबंधित है। तो आपका लीलावती के कौन है? जब सिद्धांत शिरोमणि के कौन है? भास्कराचार्य, तो इसके भी भास्कराचार्य। लीलावती की रचना भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का क्या है? एक भाग है। प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी के कोण के ज्या का सिद्धांत, तो बिल्कुल बात सही है। 7वीं सदी के में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत था। 3-4 तो बिल्कुल सही है, 3-4 है ऑप्शन। तो 3-4 तो है, इसमें भी 3-4, इसमें भी था, लेकिन पहला वाला भी क्या है? सही है। प्रथम सती या सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का क्या था? प्रयोग या उपयोग क्या था? आम था। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, मतलब शल्य औजार प्रथम सदी में हो चुके थे। क्लियर। फिर जो हम लोग देखें, तीसरी सदी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो, ये बात क्या है? गलत है। 5वीं सदी में कोण के ज्या का सिद्धांत आ गया था गुप्त काल में ही, ठीक है। और 7वीं सदी के ईस्वी में चक्री चतुर्भुज, जो ब्रह्मगुप्त ने चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत दिया था, तो 7वीं सदी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत भी आया। ये भी बात क्या है? सही है। 5वीं, 7वीं और पहली सदी। पहली में शल्य उपकरण आ चुके थे, 5वीं में ज्या कोज्या ये सब आ गया, 7वीं में कौन आ गया? चक्री चतुर्भुज। तो 1, 3, 5 सही है, 4 सही है। फिर आइए अगला क्वेश्चन। अब बताओ, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट में ज्या कोज्या इत्यादि का क्या है? उल्लेख है, ये भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर। अब आते हैं, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है पाटलिपुत्र में। यह उल्लेख कहाँ है? ये स्थित है, ठीक। फायान किसके समय आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आ रहा है? फायान। चीनी यात्री फायान गुप्त काल में भारत में आया था। इसका उल्लेख पाटलिपुत्र नगर के धनिकों के एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं भोजन उपलब्ध कराए जाते थे या देश भर में रोगी इलाज के लिए आते थे। तो क्वेश्चन आ जाए, फायान ने एक जो अस्पताल के बारे में बताया है, कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में स्थित था। क्लियर। समुद्रगुप्त के 9 रत्नों में किसे ज्योतिषफली, छपड़क, छपड़क क्या थे? ज्योतिषफली थे कि नहीं? अमर सिंह तो कोषाकार थे, डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर थे। शंकु क्या थे? आर्किटेक्ट थे। और आपके वरुच थे या ग्रामेरियन थे। तो कौन बचा? एस्ट्रोलॉजर, ये छपड़क। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। नवरत्न में सर्वोच्च महाकवि कालिदास थे, जबकि छपड़क एस्ट्रोलॉजर थे। क्या थे? एस्ट्रोलॉजर। कालिदास किसके शासन काल में थे? जानते ही होंगे। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं बचे, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर। फिर आइए अगला, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? जानते हो कौन है? आर्यभट्ट है। देखते हैं हम लोग, कौन है? आर्यभट्ट। दिमाग में रखेगा, पृथ्वी
अपनी धुरी पर घूमती है और क्या होता है, प्रतिदिन सूर्योदय और क्या होता है, सूर्यास्त होता है। कौन कहता है? आर्यभट्ट। कंफ्यूज ना होइएगा, वारामिहिर और ये सब में कंफ्यूजन हो जाएगा, चारों नाम बड़े खतरनाक हैं। ठीक है, भास्कराचार्य जान ही गए होगे। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि, उसी का एक भाग कौन है? लीलावती। मैथ से जुड़े हैं और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हैं। ब्रह्मगुप्त मैथ हैं, चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत दे रहे हैं। वारामिहिर ये भी खगोल जो है एस्ट्रोलॉजर है। और वारामिहिर की जो है पंच सिद्धांतिका वारामिहिर की ही रचना है। ठीक है, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत है। इन्होंने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दिन और रात होते हैं, सूर्योदय मतलब सूर्यास्त होता है। फिर आइए, आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, ये किसने खोजा था? आर्यभट्ट ने। फिर अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा? दिनार। ठीक है, और रूपक कौन थी? चांदी मुद्रा। क्लियर? चांदी मुद्रा को उस समय क्या कह रहे थे? रूपक, और स्वर्ण मुद्रा को क्या कह रहे थे? दिनार। आइए अगला, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था बच्चों। रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था? रूपक। अभी बात आ रही थी, रूपक दिनार लिखना। सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्त स्थल राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं, स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते? दिनार। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला सिक्का जारी करने वाला चंद्रगुप्त का शासक कौन था? गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। एक लाइन लिख लेगा, सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल का सबसे पहला सिक्का जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल का सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। और चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं। फिर अभी मैं, कुस्तलपुर के कौन थे राजा उस समय समुद्रगुप्त के समकालीन? धनंजय। कौन थे कुस्तलपुर के? कौन थे? धनंजय। पलक्का के कौन थे? उग्रसेन। ठीक है, और बताइए फेमस उस समय के। कांची के कौन थे? विष्णुगोपा। ठीक है, विष्णुगोप या विष्णुगोपा। तो कम से कम ये नाम दिमाग में रखिएगा, 2-4 बार बोलोगे। उसमें समकालीन कौशल के कौन थे? महेंद्र। जब क्वेश्चन कठिन बनाता तो ऐसे ही कुछ चीज़ें पूछता है, जो टॉपिक तो वही होगा लेकिन वो चीज़ें कठिन हो जाएंगी क्योंकि कई बार आपने पढ़ी नहीं है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, जानते हैं स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। कौन बोलते थे? याद रखिएगा, कालीन लगा देगा, कौन बोल रहे थे? प्राकृत। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का किसमें प्राप्त हुआ है? अरण अभिलेख में। सबसे पहला जो सती प्रथा संबंधित अभिलेख मिलता है अरण अभिलेख। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही अरण से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख कब मिलना है? याद रखेगा, अरण अभिलेख 510 ईस्वी। अरण अभिलेख के साथ में पॉइंट लिख दो उसी टॉपिक में, 510 ईस्वी। 510 ईस्वी, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक, हूणों ने जो है गोपराज के सेनापति को क्या कर दिया था? मार दिया था। और इसीलिए जो इनकी पत्नी गोपराज नामक जो है सेनापति की पत्नी ने क्या किया था? सती हुई थी। तो इसी का उल्लेख किसमें है? अरण अभिलेख। बताया जाता है कि पहला सती प्रथा संबंधित साक्ष्य कहाँ मिलता है? अरण अभिलेख में मिलता है। ये गुप्त समय का है और ये कब का है? 510। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी जानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी, एडी में। फिर आइए अशोक। अब देखो उपाधियाँ, इसको भी जो ना लिखे तो अपना लिख लेना। उपाधियों में देखे छो, अशोक की उपाधि जानते हो? प्रियदर्शनी है ही है। समुद्रगुप्त की उपाधि जानते ही हैं, कौन है? परक्रमांक है, देखते हैं भी। चंद्रगुप्त की उपाधि कौन है? विक्रमादित्य है। स्कंदगुप्त की कौन है? ठीक है, तो याद रखिए परक्रमांक। कौन रखिएगा दिमाग में? समुद्रगुप्त। कहीं लिख लो, समुद्रगुप्त परक्रमांक। देखो पृथिव्या प्रथम वीरे आया था चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है। परक्रमांक भी पूछा गया। समुद्रगुप्त की उपाधियां पूछी जा रही हैं लगातार। ठीक है,
फिर आइए, अब स्कंदगुप्त की तो बहुत बार बार पढ़ चुके हो, क्रमादित्य, क्रमांक, ये सब इनकी हैं। और अशोक की कौन है, ये तो सबको ही पता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन है, विक्रमादित्य, भी सबको लगभग पता रहता है। कौन सा क्वेश्चन हो गया, इसको तो आप टिक कर ही देंगे, ठीक। फिर आइए अगला, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जानते हैं किसमें? गुप्त काल में। मैं बताता हूँ ना, जो है उसमें हेनसांग आता है तो सब ये पाटिल वाटिल पुत्र क्या हो चुके थे, सब गांव बन चुके थे, पतन इनका हो चुका था। जो कभी मौर्य में बहुत समृद्धशाली क्षेत्र हुआ करते थे, राजधानी हुआ करते थे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल में। अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक क्या बन चुका था, गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर कुम्हरार, सोनपुर, सागौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में क्या ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत हैं। गंगा घाटी के भी नगरों का ह्रास हो चुका था। दूसरी ओर देखोगे जो पाटलिपुत्र कभी राजधानी मौर्य के हुआ करता था, उसका भी पतन हो गया था हेनसांग के समय तक, ठीक है। हेनसांग किसके समय है, हर्षवर्धन के, मतलब गुप्त के बाद के समय में। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, जानते हैं? सबसे ज्यादा ग्राम और जमीन अनुदान में जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जो है ग्राम और जमीन किसने अनुदान में दी, गुप्तों ने। और सबसे पहले किसने दिया था, सातवाहनों ने, ठीक है। फिर आइए देखते हैं, यहीं तक थे क्या क्वेश्चन वो क्या खाली कर दिया, ठीक है चलिए। हाँ, बच्चों का मनोबल बढ़ गया होगा, इतना ही है, बहुत समाप्त कर दिया। अभी तो मेन है। आइए, जब प्राचीन भारत में किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है, जानते हैं किसको कहा जाता है, गुप्त को। गुप्त काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग भी या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वह इस प्रकार है: महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान और कला के उत्कर्ष का काल, ठीक। तो आप लोग जो है इस काल को क्लासिक युग भी कहा जाता है, भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है, ठीक है। पेरिक्लीन युग लिखना चाहो लिख लेगा कहीं। पेरिक्लीन युग किसको कहा जाता है, गुप्त काल को। पेरिक्लीन युग, देखो स्वर्ण युग तो बहुत बार पूछा जा चुका है। पेरिक्लीन युग किसको कहा जा रहा है, क्लासिक युग, पेरिक्लीन युग, ये किसके बारे में लिखेगा, गुप्तों के बारे में, ठीक है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, देखा जाए गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में कभी स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी वैदिक काल के बाद हुई ही नहीं है, ठीक है। अब बराबरी नहीं होगी, ऊपर चली जाएंगी स्त्रियां। ऊपर जाने का मतलब एज ए सेंस बराबरी में पुरुषों से श्रेष्ठ साबित हो जाएंगी, हाँ, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारत इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही है। गुप्त हो या मौर्य हो या चोल काल में स्त्रियों की स्थिति में संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती है। क्लियर। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि एक राजा ने 10-10 रानियों से विवाह किया, कहीं ये नहीं पढ़ा होगा कि एक रानी ने 10 राजाओं से विवाह किया, ठीक है। तो आप कैसे मान सकते हो स्त्री और पुरुषों की बराबरी रही होगी, क्लियर। हाँ, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। अब देखिए, उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग याद रखिएगा, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, उपज का छठा भाग ही मिलेगा। बी ऑप्शन इज राइट है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, भू राजस्व की दर क्या है, 1/6। जानते ही प्राचीन काल में जो भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 थी। हिंदू विद द्वारा मान्य कर कितना था, उपज का छठा भाग ही था। उपज छठा भाग का मतलब 16 सही 2/3% मतलब 16.66% के आसपास, ठीक है। फिर आइए अगला देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि। मतलब अपरहत वर्ड याद रखिएगा, लिखो बच्चों ये वर्ड अपरहत, अपरहत बिना जोती हुई जंगली भूमि, उसी जगह लिखिएगा वर्ड अपरहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि। क्लियर, बिना जोती हुई जंगली भूमि लिख लिया। फिर आइए, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्णन, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। भूमाप देखो क्या है, भूमाप करते हैं, देखो लिख लिया, कुल्यावाप और द्रोणवाप लिख लो एक वर्ड को, कुल्यावाप और द्रोणवाप, आगे डैश लगा के लिख लो भूमाप, कुल्यावाप और
द्रोण, वाप। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राज्यों से लिया जाता था। कुल्यावाप, द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाइयां थी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? कर रहित कृषि भूमि किसको प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि। गुप्त काल में मंदिरों में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में जाती थी उसे अग्रहार, ये वर्ड लिखो, पूछा सकता है। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, डैश लगाकर उसे अग्रहार कहा गया, उसे अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को मिली दान में भूमि अग्रहार कहलाती थी। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को मिली दान में भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। और अपहृत किसे कहते थे? बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। ये क्यों दिया जा रहा है ये सब टैक्स फ्री? धार्मिक एवं शैक्षणिक। आज भी जो सरकार है, जो आप धार्मिक कार्य या शैक्षणिक कार्य या क्या समाज सुधार के कार्य करते हो, ठीक है, वेलफेयर चलाते हो, तो आपको टैक्स सरकार क्या करती है? टैक्स में छूट देती है। ठीक है, आइए अगला। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, विदक भागम। जो याद हो तो कोई बात नहीं, वरना लिख लो सिंचाई कर के आगे डैश लिखो विदक भागम, सिंचाई कर विदक भागम। फिर आइए, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। एक हिरण्य को भी लिख लो, मौर्य काल में नगद कर। हिरण्य क्या था? मौर्य काल में नगद कर। ठीक है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या उद्रंग कहा गया है, ये भी लिख लो। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर उद्रंग। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर डैश लगा के क्या लिखो? उद्रंग, उद्रंग। ठीक है, फिर आइए। भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। ठीक है, उपरनिका जो किससे है? किसानों से लिया जाने वाला एक प्रकार से कर था। बढ़िया गया। चलिए अगला। 3वीं शताब्दी में वारलंग प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्रों उपकरणों है, तो वारलंग किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए 3वीं शताब्दी में। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कंदूरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले क्या थे? बंदरगाह थे। घंटाशाला, कंदूरा, चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे। ठीक है, घंटाशाला, कदूरा जहाँ पूर्वी तटीय शहर थे, वही चौल पश्चिम तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तो चाहे लिख लो चौल। देखो गुप्त काल में लिख लेगा एक लाइन, चौल पश्चिम तटीय बंदरगाह शहर, पश्चिम तटीय बंदरगाह शहर। चौल क्या है? गुप्त काल में पश्चिम तटीय बंदरगाह शहर है, वेस्टर्न कोस्टल डकयार्ड सिटी है। और ये कौन है आपका? घंटासाल एवं कदूरा पूर्वी तटीय शहर। याद रख लें, कभी कभी 1 2 3 4 कर देगा, कहेगा इसमें पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन थे उस समय? बंदरगाह शहर, और पश्चिम तटीय बंदरगाह शहर। घंटासाल और कदूरा पूरब में है, और आपका चौल किधर है? पश्चिम में है। ठीक है, फिर आइए। तोरमाड़ किस जाति दल का था? मैंने पढ़ाया था, हूण था। दूसरा सबसे प्रमुख राजा था तोरमाड़। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण करने तथा मध्य भारत के अरण्य नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है। अरण्य नामक स्थान पर कौन सी? वाराह प्रतिमा पर खुदा लेख मिलता है, जिसका पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। तो दिमाग में रख सकते हो, अरण्य नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख किसका मिलता है? तोरमाड़ का। एक लाइन लिख लो चाहे, अरण्य नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ तोरमाड़ का लेख। अरण्य नामक स्थान पर वाराह प्रतिमा पर, अरण्य नामक स्थान से लिख लो, अरण्य नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर उसका खुदा हुआ लेख। मान लीजिए कहीं आगे तोरमाड़ हूण शासक का संबंध किससे आ गया? अरण्य स्थान से आ गया, तो वह बात क्या है? अरण्य स्थान या कौन से? वाराह प्रतिमा पर खुदा लेख, या वाराह प्रतिमा पर खुदा लेख के आगे लिखा हूण शासक तोरमाड़। ये बात क्या है? सही है। हाँ, और उसका सामंत कौन था? धन्य विष्णु। एक अभी लाइन लिख लो, सामंत धन्य विष्णु। बच्चों लिख लेगा, सामंत कौन है उसका? धन्य विष्णु। निम्न में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? जानते हैं, यशोधर्मन ने क्या किया था? पराजित किया था। मालवा नरेश किसने पराजित कर दिया था? यशोधर्मन ने। बी ऑप्शन सही है, अभी ऊपर अच्छा आएगा।
बी, ठीक है, सही है। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेक के साथ ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बलादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरीके से पराजित किया गया था। ये मैंने लिखवाया था, ठीक है आपको। हाँ, फिर आइए, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था कौन है? सुंगयुन। एक लाइन लिख लेगा, 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन चीनी यात्री कौन कर रहा है? सुनयुन। बहुत इंपॉर्टेंट है सुनयुन, लिखो इसलिए क्योंकि जब आपको देगा क्वेश्चन कौन सा, मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग, इत्सिंग, उसी सीक्वेंस में किसको पूछ सकता है? सुंगयुन। और सुंगयुन चीनी तीर्थयात्री है, उसको अंदर जो उसमें जरूर लिख लेगा 518 ईस्वी। अब आइए सीक्वेंस बन रहा है, 518 ईस्वी कौन है? सुंगयुन। उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। देखिए सबसे पहले तो मेगास्थनीज आया, तो आया मेगास्थनीज, तो किस में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पीरियड में आया, टाइम पीरियड में आया, तो वो तो आपका देखा जाए 4ठी BC में चल रहा है मामला, तो BC वाला व्यक्ति है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें हम लोग कौन आ रहा है? फायान आएगा कि नहीं आएगा? फायान कब आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, और चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड लगभग कितना है? 375 से 410 के आसपास वाला, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए किसको रखें हम लोग? सुंगयुन को रखें। किसको रखें? सुंगयुन को रखें। किसको रखें? सुंगयुन को। ये सीक्वेंस अपना नोट कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं फिर से हम। और फिर किसको रखें? 629 में कौन आ रहा है? हेनसांग आ रहा है। किसके समय में आ रहा है? हर्षवर्धन के समय में। अब फिर किसको हम लोग रखे हैं हेनसांग के बाद? इत्सिंग। ये लगभग 672 के आसपास आ रहा है। तो सीक्वेंस हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये कम से कम ये रखिएगा चीनी यात्रियों का है। और ये यहाँ पर चीनी को छोड़कर ये कहाँ का है? ये तो आपका जो अफगानिस्तान क्षेत्र में सेल्यूकस निकेटर साम्राज्य स्थापित किया उसके द्वारा भेजा गया राजदूत था। बाकी ये सब चीनी यात्री हैं, 4 के चारों, ठीक है। अगला, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी लगभग 518 के आसपास, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ये देखो वही रिपीटेशन मार दिया गया है, ये झारखंड में पूछा, यही PPSC में पूछ लिया, ठीक है। हाँ, तो ये देख लेगा, भारत की यात्रा 3 वर्षों की थी। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़े। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल। देवगुप्त, देवश्री, देवराज, ये सब लिखते थे कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल दैवीय अधिकारों का क्या करते? दावा करते थे, बिल्कुल बात सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं विकेंद्रीकृत था, तभी तो सामंतवादी व्यवस्था ही। ये गलत है, ये तो मौर्य के लिए ठीक था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, बिल्कुल किया। सातवाहन ने शुरुआत की थी, इन्होंने क्या किया? तो अग्रहार कह रहे थे, मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिया, तो उसे क्या कहा? अग्रहार। तो उन्होंने विस्तार किया था। तो 1 और 3 क्या है? सही है, बाकी गलत है। 1 और 3 कौन है? सी इज राइट। क्लियर। अगला ये गुप्त काल के दौरान भारत में बलाश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त काल के दौरान भारत में बलाश्रम के संदर्भ में इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार कर माना जाता था। ये तो नहीं सही है। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बिल्कुल बात क्या है? सही है। मतलब यदि आप श्रम दान करते हो, श्रम कर देते हो राज्य के लिए, तो वही एक प्रकार से क्या था? वृष्टि था। मतलब कोई इसमें कर आपको नहीं देना, अपना श्रम के रूप में आपको टैक्स देना था, श्रम के रूप में। तो क्या था? इस राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला क्या था? एक प्रकार का कर था, ये माना जाता था। तो कौन हो गया? पहला वाला ही क्या हो गया? वृष्टि सही हो गया। क्लियर। आइए देखते हैं अगला। 7:45 बज रहा है। चलिए बस बंद कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ ही बंद कर रहे हैं। आइए से क्वेश्चन था आज के लिए भी बच्चों, इतना ही रखते हैं। 7:45 बज गया है। चूंकि कहाँ पे याद रखेगा? 78 तक पहुँचे हम लोग हैं, 77 तक हो गया। क्लियर बच्चों। 78 से हम लोग कल कर देंगे। कल हमारी समस्या से कर दिया जाए, उसके बाद ही परसों से क्या किया जाए? वो आपका दक्षिण भारत तो हो ही गया था। दक्षिण भारत में मेन आपका पूर्व मध्यकाल, उसी में राष्ट्रकूट वाला थोड़ा बहुत आ जाएगा, दक्षिण भारत का भी मामला, ठीक है। मेन कौन सा चलेगा? पूर्व मध्यकाल की। देखिए 10वीं BC और 7वीं 8वीं के आसपास इस राष्ट्रकूट इत्यादि को देखोगे, गुर्जर प्रतिहार को देखोगे, तो पूर्व मध्यकाल में वो टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। कल इस टॉपिक को खत्म करके फिर उसको कवर करते हैं। क्लियर। ये आपकी सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जारी रहेगी। ये आपकी एंसेंट हिस्ट्री समझ लीजिए, एक तरफ मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा, एक तरफ आपका ये पूरा क्वेश्चन आंसर वाला भी हिस्सा खत्म हो जाएगा। क्लियर। आज के इतने रखते हैं, धन्यवाद।